जी, तो अब हमारा चैप्टर 16 है, इस लेक्चर से स्टार्ट हो रहा। परफॉर्मेंस मेजरमेंट टेक्निक्स कि बिज़नेस की परफॉर्मेंस मेजर करने के तरीके जो होंगे वो इस चैप्टर में वो बताएगा। बिज़नेस क्या चीज़ है वो हमें डेफिनेशन से पता है कि कोई भी लीगल एक्टिविटी जो प्रॉफिट अर्निंग पर्पज़ के लिए की जाए उसको हम बिज़नेस कहते हैं। तो जो बिज़नेस नहीं भी होता, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उसकी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पढ़ते हैं उसकी भी परफॉर्मेंस मेजर की जाती है। ये नहीं है कि उसकी परफॉर्मेंस मेजर नहीं की जाती, या ऐसा भी नहीं है कि वो जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रॉफिट अर्न नहीं करती। एक्चुअली वो प्रॉफिट अर्न करती है, नाम उसको सरप्लस का दे ले या जो भी दे ले, प्रॉफिट वो अर्न कर रही होती है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस किस तरीके से मेजर की जाती है, उसके कितने मेथड्स हैं, परफॉर्मेंस किस किस एरिया में मेजर की जाएगी। जैसे बेसिक दो एरियाज़ हैं, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल एरियाज़ हैं। तो हम फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर करने की टेक्निक्स को भी देखेंगे, जिसको हम आम अल्फाज में रेशो एनालिसिस कहते हैं। और जो नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है उसको मेजर कैसे करेंगे वो भी हम इस चैप्टर में देखेंगे। चैप्टर के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो यहाँ पे उसने एक समरी बना के दे दी हुई है, वो आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लें। अब सबसे पहली बात जो उसने यहाँ पे मेंशन की है ना, वो है 3 E's। ये उसने मेंशन किए हैं, इसको यहाँ पे उसने 3 E's लिखा नहीं है, लेकिन इनको हम नॉर्मली टेक्निकल वर्ड्स में 3 E's कहते हैं। इकोनॉमी, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस। तो ये 3 चीज़ें हम किसी भी कंपनी की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए इन 3 चीज़ों के ऊपर फोकस करते हैं। इकोनॉमी को अगर आप सिंपल वर्ड्स में देखें तो जैसे आप कहते हैं कि मुझे फ़लाँ चीज़ बड़ी इकोनॉमिकल मिल गई, यानी आपकी ज़रूरत पूरी हो गई लोएस्ट पॉसिबल अमाउंट पे करने के बाद। तो इस चीज़ को हम इकोनॉमी कहते हैं कि आपकी जो डिज़ायर है, बिज़नेस की जो रिक्वायरमेंट है, बिज़नेस का जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो जाए और वो हो भी लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट पे, तो हम कहेंगे कि ये इकोनॉमी है। सेकंड जो ई है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब ये होगा कि जो रिसोर्सेज आपको गिवन है इनपुट, उस गिवन इनपुट से जो आउटपुट प्रोड्यूस हो रही है, तो आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट जब हम करते हैं तो वो एफिशिएंसी आ जाती है। एफिशिएंसी 100% हो सकती है, बिलो 100% है, समटाइम वो 100% से ज़्यादा भी हो सकती है। कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस क्रिएट हो जाते हैं कि जो एफिशिएंसी है वो आपकी टारगेट से ज़्यादा भी हो जाती है, चीज़ कर लेते हैं तो एफिशिएंसी 100% से ज़्यादा भी हो सकती है। लेकिन कंपनी का बेसिक गोल ये होता है कि वो एफिशिएंसी 100% हो, जितना मैक्सिमम आउटपुट किसी भी रिसोर्स से ली जा सकती है, वेस्टेज को कम से कम करके। जैसे आपके पास मटेरियल यूज़ करके आप प्रोडक्शन करते हैं तो मटेरियल की एफिशिएंसी कैलकुलेट की जाएगी। मटेरियल की एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो जाएगी तो मटेरियल में वेस्टेज कम हो जाएगी। इसी तरीके से लेबर में हम एफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं तो लेबर की एफिशिएंसी तब इंक्रीज़ होती है जब लेबर का जो वेस्टेज है, लेबर के जो आवर्स वेस्ट हो रहे हैं, आइडल टाइम जिसको हम कहते हैं, वो अगर रिड्यूस हो जाएगा तो लेबर की एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो ये 2 प्राइमरी चीज़ें हैं। इसी तरह कैपिटल की भी एफिशिएंसी होती है, वो भी डिस्कस करते हैं हम। और थर्ड चीज़ अफेक्टिवनेस है। अफेक्टिवनेस ये होगा कि आपका जो टारगेट आपने सेट किया हुआ है वो आप अचीव कर लें अगर, तो आप इफेक्टिव हैं। समटाइम्स एफिशिएंट होने के बावजूद भी कोई ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिव नहीं होती, यानी वो रिसोर्सेज का बेस्ट यूज़ कर रही है लेकिन उस बेस्ट यूज़ करने के बावजूद भी उसका टारगेट अचीव नहीं हो रहा, तो वो इफेक्टिवनेस नहीं है उसमें। अब अगर वो टारगेट अचीव करना चाहेगी ऑर्गेनाइजेशन तो उसको फर्दर रिसोर्सेज एम्प्लॉय करने पड़ेंगे। यानी अगर उसके 10 वर्कर लगे हुए हैं और 10 वर्कर लगाने के बावजूद, फुल एफिशिएंसी पे काम करने के बावजूद उसका जो डेली प्रोडक्शन टारगेट है वो पूरा नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये होगा कि उसको कुछ वर्कर्स मज़ीद हायर करने चाहिए। तो इफेक्टिवनेस का मतलब अचीवमेंट ऑफ टारगेट है। तो ये 3 E's हैं।
Discuss the meaning of each of the efficiency, capacity and activity ratios. Calculate the efficiency, capacity and activity ratios in a specific situation. वो हम देखते हैं बाद में. और दूसरी चीज़ वो कहता है रिसोर्स यूटिलाइजेशन, यानी आपके जो रिसोर्सेज होंगे, कैपिटल, लेबर, दो मेजर रिसोर्सेज हैं, लेबर और कैपिटल. ये रिसोर्सेज आपके बेस्ट यूज़ होने चाहिए. गिवन रिसोर्सेज से आप मैक्सिमम आउटपुट लेंगे तो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी. और फिर डिस्टिंग्विश परफॉर्मेंस मेजरमेंट इशू इन सर्विसेज एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़, वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे. अब उसकी 4 मेन टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में. एक तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर करेंगे हम, रेशो एनालिसिस. फिर नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर करेंगे. फिर बैलेंस स्कोर कार्ड एक टेक्निक है जो कि नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की मेजरमेंट में हम यूज़ करते हैं. और बेंच मार्किंग की एक टेक्निक है जो हम यूटिलाइज करेंगे. अब यहाँ पे जैसे मैंने पहले बता दिया कि एक प्रॉफिट सीकिंग कंपनी है और एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है. दोनों का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है ना बिज़नेस का, वो डिफरेंट है. तो परफॉर्मेंस मेजरमेंट यही होती है कि जो ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन ने सेट किया हुआ है वो अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा. जैसे थोड़ा ऊपर उसने ये बताया था कि परफॉर्मेंस मेजरमेंट कैन रिलेट टू शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स, कॉस्ट कंट्रोल, और लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव मेजर, फॉर एग्जांपल कस्टमर सेटिस्फेक्शन. यानी अगर आप शॉर्ट टर्म में कॉस्ट को कंट्रोल कर पा रहे हैं, आपने जो टारगेट रखा हुआ था कि आप कॉस्ट को मिनिमाइज़ करेंगे, और अगर वो टारगेट आप अचीव कर रहे हैं तो आप परफॉर्मेंस अच्छी है आपकी. और लॉन्ग टर्म में कस्टमर अगर आपकी प्रोडक्ट से सेटिस्फाई है. समटाइम ऐसा होता है ना, कॉस्ट बचाने के चक्कर में क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट डाउन हो जाती है और कस्टमर सेटिस्फेक्शन नहीं रहती, कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं रहता. तो ये दोनों चीज़ें देखनी होती हैं कि आप कोई शॉर्ट टर्म गोल अचीव करने के लिए किसी लॉन्ग टर्म गोल को सेक्रीफाइस ना कर रहे हों, अदरवाइज़ आपकी ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी. ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स ऑफ अ बिज़नेस विल वेरी डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ बिज़नेस. वही प्रॉफिट सीकिंग के ऑब्जेक्टिव्स अलग हैं. जो प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन है उसका मेन जो एम होता है ना, वो ये होता है कि जो शेयर होल्डर वेल्थ है वो इंक्रीज़ हो जाए. शेयर होल्डर वेल्थ इंक्रीज़ होने का मतलब ये है कि जो आपकी कंपनी में जिन लोगों ने शेयर्स ख़रीदे हुए हैं वो एक सर्टन प्राइस पे आपसे ख़रीदे थे. जैसे एक बंदे ने 1000 शेयर ख़रीदे हैं और हर शेयर की प्राइस 100 रुपये है, तो उसने 1 लाख रुपए के शेयर आपसे ख़रीदे. फ्यूचर में कंपनी प्रॉफिट इंक्रीज़ होता गया. जी, जो कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही होती है उसके शेयर्स की डिमांड मार्केट में इंक्रीज़ हो जाती है. लोग उस कंपनी के शेयर्स ख़रीदना चाहते हैं. तो प्रॉफिट की वजह से जब डिमांड ऑफ शेयर्स बढ़ी तो वो जो 100 रुपये का शेयर था उसकी प्राइस डिमांड बढ़ने से किसी भी चीज़ की प्राइस बढ़ती है. तो शेयर की प्राइस भी 100 से बढ़ के फॉर एग्ज़ाम्पल 120 हो गई. तो अब जिस बंदे ने 1000 शेयर ख़रीदे हुए थे उसके शेयर की वैल्यू अब 1,20,000 हो गई है. उसने ख़रीदे 1 लाख के थे, यानी अगर वो बेचना चाहेगा तो उसके 1,20,000 के शेयर्स बिक जाएंगे. तो इससे हम कहते हैं कि शेयर होल्डर वेल्थ इंक्रीज़ हो गई है. और शेयर होल्डर वेल्थ बढ़ने की जो बेसिक रीज़न होती है वो प्रॉफिट है. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर प्रॉफिट में जा रही है तो उससे शेयर होल्डर वैल्यू या शेयर होल्डर वेल्थ इंक्रीज़ होगी और उससे उसका जो मार्केट शेयर बढ़ेगा और सारी चीज़ें होंगी. तो शेयर होल्डर वेल्थ बढ़ाने के लिए प्रॉफिट इंक्रीज़ करना ज़रूरी है. तो हम कह सकते हैं कि प्रॉफिट ही मेन ऑब्जेक्टिव है एक प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन का. बाकी जो ऑब्जेक्टिव हैं वो प्रॉफिट की बेस पे हैं. और जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है जो यहाँ दूसरी उसने लिखी है, उसका कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो सकता है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, कोई वेलफेयर सोसाइटी हो सकती है, इस तरह की चीज़ें. तो उनका जो मेन एम होता है ना वो यहाँ लिखा है कि टू प्रोवाइड बेस्ट सर्विसेज पॉसिबल फॉर द लोएस्ट कॉस्ट. ये उनका मेन ऑब्जेक्टिव है. सो दैट द रेजिडेंट बीइंग केयर्ड फॉर अचीव वैल्यू फॉर मनी फॉर द टैक्सेस दे पे. तो जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का एम होता है वो बेस्ट सर्विसेज एट लोएस्ट कॉस्ट. जैसे कोई गवर्नमेंट का कॉलेज या स्कूल है या यूनिवर्सिटी है या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, तो वहाँ पे वो ट्रीटमेंट तो कर रहे होते हैं लोगों का. तो पेशेंट से
जो फ़ी चार्ज कर रहे होते हैं वो बिल्कुल मिनिमम सी होती है। इसी तरह गवर्नमेंट स्कूल्स में और कॉलेजेस में जो स्टूडेंट से फ़ी ली जाती है वो भी बहुत मिनिमम होती है, लेकिन एक्सपेंसेस तो बहरहाल होते हैं। जो टीचर्स को सैलरी पे की जा रही है या डॉक्टर्स को सैलरी पे की जा रही है वो तो अपनी जगह है, लेकिन जो डायरेक्ट कस्टमर है, कंज्यूमर है, उस पे वो कॉस्ट का बर्डन शिफ्ट नहीं किया जाता। कॉस्ट कौन बेयर करेगा? कम्युनिटी एट लार्ज। हमारे जो टैक्सेस की मनी है उसको यूटिलाइज किया जाएगा, तो वो बर्डन जो है ना वो शेयर हो जाता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो एजुकेशन और हेल्थ का बर्डन बेयर नहीं कर सकते, वो अपनी फ़ी पे नहीं कर सकते, तो उनका बर्डन टैक्स पेयर ले लेते हैं, यानी वो गवर्नमेंट को टैक्स देंगे, गवर्नमेंट वो टैक्स मनी स्पेंड करेगी वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी पे या वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी पे। दोनों बिजनेस में कॉमन क्या चीज़ है? व्हाट दीज बिजनेसेस हैव इन कॉमन इज दैट दे विल हैव लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक गोल्स और ऑब्जेक्टिव। कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव तो बहरहाल है ही है ना दोनों का। ऑब्जेक्टिव डिफरेंट है लेकिन है तो सही। अब ये जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है ना, ये अचीव करने के लिए आप इसको पहले डिवाइड करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं स्मॉल ऑब्जेक्टिव्स में, स्मॉल पीरियड के लिए शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स में। और वो जो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव है वो जब आप अचीव करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव भी अचीव हो जाएगा। इसके लिए ज़रूरी है कि ऑर्गेनाइजेशन की जो मिशन स्टेटमेंट है वो आपको पता हो। अगर आप परफॉर्मेंस मेजर कर रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन की जो मिशन स्टेटमेंट है वो आपको पता होनी चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन करना क्या चाहती है। तो मिशन स्टेटमेंट के 3 मेजर एलिमेंट्स यहाँ लिखा उसने कि द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ द मिशन स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड एज अ गाइड फॉर प्रोड्यूसिंग परफॉर्मेंस मेजर्स फॉर द बिजनेस। यानी मिशन अगर अचीव हो रहा है आपका तो आप परफॉर्म कर रहे हैं अच्छा, अदरवाइज़ आप कह सकते हैं कि आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे। तो मिशन स्टेटमेंट में सबसे पहले तो पर्पस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। पर्पस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है कि वो प्रॉफिट सीकिंग है या नॉट फॉर प्रॉफिट है। अगर प्रॉफिट सीकिंग होगी तो उसका पर्पस होगा मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर वेल्थ, मेंटेनिंग कस्टमर सेटिस्फैक्शन, प्रोड्यूसिंग इनोवेटिव प्रोडक्ट और सर्विसेज। ये एक प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन का मेन पर्पस यही होता है। असल तो वो प्रॉफिट की तरफ ही जा रही। फिर उस पर्पस को अचीव करने के लिए क्या स्ट्रेटजी अडॉप्ट की जाएगी, क्या तरीक़ाकार इख्तियार किया जाएगा। इज़ द बिजनेस प्रोवाइडिंग द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इट प्लान टू, इज़ द प्रोडक्ट और सर्विस बीइंग प्रोवाइडेड इन द मैनर इट इंटेंडेड, कि वो किस तरह अपनी प्रोडक्ट और सर्विस कस्टमर तक पहुंचा रहा है। वो स्ट्रेटजी, उसको हम देखते हैं कि हमने स्ट्रेटजी ओरिजिनली बनाई क्या थी, प्लान किया क्या था और एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं, तो इसको स्ट्रेटजी क्या देंगे। और पॉलिसीज़ एंड कल्चर भी मिशन में आ जाती हैं। पॉलिसीज़ एंड कल्चर, पॉलिसी तो सिंपल है, एक मैनुअल है जिसमें कंपनी में काम करने के तरीक़ाकार लिखे हुए हैं, वो कंपनी की पॉलिसी है। जैसे पॉलिसी की एक सादी सी अगर आप एग्जांपल ले लें कि बैंक की टाइमिंग 5 बजे ख़त्म हो जाती है और एक कस्टमर है वो 5:01 पे बैंक में एंटर होने की कोशिश करेगा तो गार्ड उसको एंटर नहीं होने देता। वो ये कह देता है कि बैंक क्लोज़ हो गया, हालांकि वो 1 मिनट लेट है, जो उससे 1 मिनट पहले आया था वो एंटर हो गया, वो नहीं एंटर हो सकता क्योंकि बैंक की पॉलिसी नहीं है कि 5 बजे के बाद किसी भी कस्टमर को एंटर होने दे बैंक पे। तो ये पॉलिसी होती है। कल्चर में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। कल्चर में ड्रेस कोड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी आ जाएगा, टाइमिंग्स कैसी हैं, फिक्स टाइमिंग है, कैजुअल टाइमिंग है, ये भी कल्चर में आ जाएगा। जो ऑर्गेनाइजेशन में प्लान, उनका सीटिंग प्लान है वो भी कल्चर में आ जाएगा। ये सारी चीज़ें कल्चर में आ जाती हैं। फिर वैल्यूज़ बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसके ऊपर जो ऑर्गेनाइजेशन, हाई एस्टीम्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जो जिनको हम बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस कह सकते हैं, वो वैल्यूज़ के ऊपर बहुत फोकस करती है। कोर प्रिंसिपल ऑफ द बिजनेस, जिनके ऊपर कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। जैसे किसी भी सूरत में कोई कंपनी कहती है कि हम अपने कस्टमर को कोई लो क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड नहीं करेंगे, तो ये कंपनी की वैल्यूज़ हैं। या जिस तरह हम कह देते हैं कि एक यूनिवर्सिटी के अंदर, यूनिवर्सिटी की ये पॉलिसी है कि वो अपने स्टूडेंट्स को पायरेटेड बुक्स
ना ही यूज़ करने देगी और ना ही वो अपने यूनिवर्सिटी के बुक स्टोर पे पायरेटेड बुक सेल करेगी। तो ये वैल्यूज़ में आएगा। फिर उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, अपने कस्टमर को एंटरटेन करना या अपने एम्प्लॉयज़ को एंटरटेन करना, ये बहुत सारी चीज़ें वैल्यूज़ में आती हैं। तो ये 4 एलिमेंट्स जो उसके हैं वो। फिर उसमें आपने ये चीज़ें प्लानिंग में पढ़ी हुई हैं कि प्लानिंग 3 तरह की होती है, यानी 3 लेवल्स हैं प्लानिंग के। वो इस बुक के भी चैप्टर 1 के लेक्चर्स में हैं। उसके अलावा भी जिन लोगों ने MA1 MA2 वगैरह पढ़ा हुआ है उनको भी इस चीज़ का पता है कि प्लानिंग के 3 लेवल हैं। सबसे टॉप लेवल जो प्लानिंग होती है उसको हम स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कहते हैं, जो डायरेक्टर लेवल पे होती है। और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग फॉर द होल ऑर्गेनाइजेशन होती है। यहाँ पे उसने लिखा होगा ये ऑफ द होल ऑर्गेनाइजेशन, और लॉन्ग टर्म के लिए होती है। यानी आप इसमें से अगर पॉइंट आउट करेंगे तो सीनियर मैनेजमेंट करती है स्ट्रेटजिक प्लानिंग। पहला पॉइंट इसमें ये हो जाएगा कि जो स्ट्रेटजिक प्लानिंग है वो कौन करता है, वो सीनियर मैनेजमेंट करती है। फिर परफॉर्मेंस ऑफ द होल ऑर्गेनाइजेशन को वो मेजर करेगी, और तीसरा उसका फीचर ये है कि वो लॉन्ग टर्म के लिए होगी। सेकेंड लेवल पे आ जाती है टैक्टिकल प्लानिंग। ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट प्लानिंग करेगी, टैक्टिकल प्लानिंग। फिर ये किसी डिपार्टमेंट और डिवीजन की परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे। यानी जो परफॉर्मेंस मेजरमेंट होती है टैक्टिकल प्लानिंग में, वो किसी ब्रांच की, बिजनेस की किसी ब्रांच की प्लानिंग हो रही है, किसी डिवीजन की प्लानिंग हो रही है, तो वो टैक्टिकल प्लानिंग कहलाएगी। और ये असल में होता ही है कि स्ट्रेटजिक प्लान को ही छोटे मैनेजेबल चंक्स में डिवाइड कर दिया जाएगा, ब्रेक डाउन कर दिया जाएगा, और उसका हर बिज़नेस डिपार्टमेंट का या बिज़नेस यूनिट का जो शेयर बनता है वो उसको बता दिया जाएगा। जैसे एक बिज़नेस का मेन जो टारगेट है वो ये है कि उन्होंने 1 करोड़ रुपए की सेल्स करनी है एक मंथ में। तो फिर ये तो हो गया स्ट्रेटजिक प्लान। उसको वो डिवाइड करेंगे कि इसमें अगर कंपनी के 3 ऑफिसेज हैं या 3 ब्रांचेज हैं, एक कराची में है, एक लाहौर में, एक इस्लामाबाद में, तो वो उसको डिवाइड कर देंगे कि 1 करोड़ में कितनी सेल कराची ऑफिस करेगा, कितनी सेल लाहौर ऑफिस करेगा और कितनी सेल इस्लामाबाद ऑफिस करेगा। तो ये जो फिर सेक्टर्स का या यूनिट्स का प्लान बनेगा, इसको हम स्ट्रेटजिक प्लान कहेंगे। और ऑपरेशनल प्लान जो होता है ना, ये डे टू डे एक्टिविटीज़ होती हैं। यहाँ पे लिखा है उसने, दीज आर कंसर्न विद डे टू डे रनिंग ऑफ द बिजनेस। इसकी एक सादी सी मिसाल आप ले लें कि एक कंस्ट्रक्शन कंपनी की कोई साइट है जहाँ पे वो एक घर बना रहे हैं, और वहाँ पे उन्होंने एक साइट इंजीनियर रखा हुआ है। तो वहाँ पे अगर साइट के ऊपर कोई चीज़ मटेरियल में से ख़त्म हो जाती है, फॉर एग्जांपल सीमेंट ख़त्म हो गया, वैसे तो कंस्ट्रक्शन कंपनी कलेक्टिवली सीमेंट उठाती है और उसको अपनी सारी साइट्स पे जितना जितना रिक्वायर्ड है वो भिजवा देती है। लेकिन उस साइट पे ख़त्म हो गया और नया जो कंपनी की तरफ से आना है उसमें अभी 1 दिन है या कुछ घंटे बाकी हैं। तो अब वहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन इंजीनियर लगा हुआ होगा वो ये सोचेगा कि अगर तो मैं कंपनी से जो मटेरियल आ रहा है अगर उसका वेट करूँगा तो उतनी देर तक लेबर फारिग बैठी रहेगी, आइडल बैठी रहेगी, और वो हमें उसको पेमेंट करनी पड़ेगी और काम कुछ भी नहीं होगा। अगर वो इस चीज़ से बचना चाहता है तो वो क्या करता है कि लोकल मार्केट से कुछ ना कुछ बैग्स ऑफ सीमेंट ख़रीद लेता है ताकि काम रुके ना। अब उन बैग ऑफ सीमेंट्स के ऊपर उसको कुछ पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे। कंपनी तो बल्क में ख़रीद रही है तो उसको डिस्काउंट पे मिल रही है चीज़, लेकिन वो 8-10 बैग ऑफ सीमेंट अगर ले लेगा तो उसका 500, 600, 1000, 2000 रुपया एक्स्ट्रा लग जाएगा। लेकिन अगर वो बैग ख़रीदता नहीं है तो वो 4-5 घंटे जो काम रुका रहेगा उसकी वजह से लेबर को मुफ्त में तनख्वाह देनी पड़ेगी, आइडल टाइम की पेमेंट। तो वो जो लेबर की पेमेंट आइडल टाइम की है वो इस 2000 रुपये से ज़्यादा बनेगी डेफिनेटली। तो ये जो उसने डिसीजन किया है, प्लानिंग की है कि मुझे आज का काम ना रुके, इसके लिए मैं लोकल मार्केट से कुछ सीमेंट वगैरह उठा लेता हूँ, तो ये उसका प्लान ऑपरेशनल प्लान कहलाएगा। ये डे टू डे एक्टिविटीज़ में उस रनिंग ऑफ द बिजनेस जो है ना उसके लिए ये बनाया जाता है। अब कहता है कि स्ट्रेटजिक प्लान आपका फुलफिल हो रहा है या नहीं हो रहा। परफॉर्मेंस जो स्ट्रेटजिक परफॉर्मेंस है
यानी टॉप लेवल पे जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस है वो आपकी फुलफिल हो रही है या पूरी परफॉर्मेंस आपकी सही है या नहीं है। इसके लिए आप ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मेजर करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट, ओवरऑल प्रॉफिट कितना है पूरी ऑर्गेनाइजेशन का, यानी किसी ब्रांच वगैरह का नहीं, पूरी ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रॉफिट है वो आप मेजर करेंगे। एंड रिटर्न मेड ऑन इन्वेस्टमेंट, ऑन इन्वेस्टिंग सरप्लस कैश, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशो ROI वो आगे हम पढ़ेंगे। रिटर्न ऑन सेल्स प्रोड्यूस्ड मंथली, ये मुख्तलिफ फार्मूलाज हम कैलकुलेट करते हैं। फिर टैक्टिकल में वो कहते हैं कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल कॉस्ट एंड रेवेन्यूज़ विद द बजटेड कॉस्ट एंड रेवेन्यू। टैक्टिकल प्लान क्योंकि मास्टर प्लान को यानी स्ट्रेटजिक प्लान को डिवाइड करके या ब्रेक डाउन करके बनाया जाएगा, तो उसमें जो ब्रांचेस हैं या लोकल ऑफिसेज हैं उनको उनका टारगेट कम्युनिकेट कर दिया जाता है कि आपने इस महीने इतना टारगेट अचीव करना है। तो वो उनका बजटेड टारगेट, बजटेड है चीज़ें, बजटेड कॉस्ट भी उनको बताई जाती है कि आपकी एक सर्टन अमाउंट तक रहनी चाहिए, बजटेड रेवेन्यू भी उनको बता दिया जाता है। वो वेरिएंस एनालिसिस का पिछला चैप्टर, उसके लेक्चर्स में आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में। तो उसको वो कंपेयर कर लेता है कि एक्चुअल उसके जो प्रॉफिट्स हैं, यहाँ उसने लास्ट लाइन में लिखा है एक्चुअल प्रॉफिट्स कंपेयर करेगा बजट प्रोड्यूस्ड मंथली के साथ और उसकी बेस पे अपनी परफॉर्मेंस को मेजर करेगा या जज करेगा। और ऑपरेशनल प्लानिंग में बेसिकली कोई टारगेट एक तो होता है, परफॉर्मेंस का टारगेट होता है कि आपने आज के दिन में ये काम पूरा करना है। जैसे एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बता दिया जाए कि आज आपने 300 यूनिट्स प्रोड्यूस करके देनी है, तो वो अपना टारगेट देख लेगा कि वो दिन भर में 300 यूनिट प्रोड्यूस कर सका या नहीं कर सका। अगर नहीं कर सका तो डेफिनेटली उसकी परफॉर्मेंस ख़राब है। या सेल्स का टारगेट है या वेस्टेज को कम करने का, रिजेक्ट्स, क्वांटिटी ऑफ रिजेक्ट्स को रिड्यूस करना, नंबर ऑफ़ कस्टमर कंप्लेंट्स को कितनी आपने हैंडल की हैं, ये सारी चीज़ें ऑपरेशनल प्लानिंग में आ जाती हैं। As you can see, there are short-term objectives and long-term goals and objectives. The short-term objective will enable the business to monitor progression towards the ultimate long-term goal. यानी लॉन्ग टर्म गोल एकदम अचीव नहीं होता, आपको शॉर्ट टर्म अचीव करते 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 अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म तक पहुंच जाते हैं। तो ये नहीं होता कि आप शॉर्ट टर्म गोल लॉन्ग टर्म गोल डायरेक्टली जंप मारें और अचीव कर लें। जब आपने एक लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करना है तो उसको छोटे छोटे चंक्स में ब्रेक इसीलिए करते हैं कि जब आपके पार्ट्स अचीव हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो बिग पिक्चर है वो भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी या वो भी आप अचीव कर लेंगे। लेकिन अगर आपके पास 1 साल का टाइम है और 1 साल में आपके 10 महीने गुजर गए और आपको पता चला कि हम तो टारगेट अपना अचीव ही नहीं कर पाए, तो वो फिर आप अगले 2 महीने में भी कवर नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आप पूरे साल के टारगेट को अगर एक एक महीने में डिवाइड कर देंगे तो आप फिर महीने बाद अपना चेक कर लेंगे कि आपकी परफॉर्मेंस सही है या नहीं है। तो आगे आपके पास 11 महीने हैं कि अगर पहले महीने में अचीव नहीं किया तो आप अपनी गलतियां देख के उनको सही करके तो आप अगले 11 महीने पे अपना अप्लाई कर सकते हैं वो उस कंट्रोल मेजर्स को, ताकि वो टारगेट जो साल का है आपका वो अचीव हो जाए। कुछ तो इंटरनल फैक्टर्स हैं जो कंपनी की परफॉर्मेंस मेजरमेंट को अफेक्ट करते हैं, जो ऊपर हमने पढ़ा है। कुछ एक्सटर्नल हैं जो कि किसी भी मैनेजर के, चाहे वो टॉप लेवल मैनेजर हो, वो मिडिल लेवल मैनेजर हो या वो लो लेवल मैनेजर हो, उनके कंट्रोल में नहीं होते। उनको हम एक्सटर्नल फैक्टर्स कह देते हैं, बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट। तो वो भी अफेक्ट करते हैं बाज़ औक़ात आपकी कंपनी की या ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को। जैसे आपने एक प्रॉफिट का टारगेट तो रखा हुआ है, सेल्स का टारगेट रखा हुआ है, कॉस्ट का टारगेट रखा हुआ है, लेकिन वो टारगेट आपके एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से भी कभी अचीव नहीं होता। फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक सिचुएशन ख़राब हो जाती है। जैसे अभी पूरी दुनिया में कोविड-19 की वजह से सारे बिजनेसेस की जो परफॉर्मेंस है वो वीक है। उस पर किसी मैनेजमेंट का कोई कंट्रोल ही नहीं है, क्योंकि वो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, मार्केट कंडीशन ही नहीं है, इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब है। तो जब इस तरह की सूरत हाल होगी तो हम इन वजूहात से जो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आएगी तो उसका ब्लेम हम मैनेजर को नहीं दे सकते। मैनेजर को हम सिर्फ उन चीज़ों के बारे में पूछ सकते हैं जो उसके कंट्रोल में है। जो उसके कंट्रोल से बाहर हैं चीज़ें, उसका मैनेजर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा।
तो यही सारी चीज़ें उसने लिखी हुई हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कभी कभी आपकी डिमांड आपकी डिक्रीज़ हो जाती है कि कॉम्पिटिटर ने एकदम से अपनी प्राइसेस डाउन कर दी, तो आपका कस्टमर कॉम्पिटिटर की प्रोडक्ट की तरफ शिफ्ट हो गया, तो आपकी जो सेल्स हैं वो डाउन हो गई। तो ये भी आपके कंट्रोल में नहीं है। लॉन्ग टर्म में तो आप कर लेंगे, उसकी कोई स्ट्रैटेजी बना लेंगे, लेकिन शॉर्ट टर्म में नहीं कर सकते। इसी तरह गवर्नमेंट रेगुलेशंस हैं। इसकी एक एग्जांपल तो ये है कि आपने कॉस्ट का टारगेट रखा हुआ था कि लेबर कॉस्ट फॉर एग्जांपल 1 लाख आनी चाहिए, लेकिन आपका जो अंदाज़ा था वो इस बेस पे था कि आप पर वर्कर जो सैलरी देंगे ना वो 12,000 देंगे। लेकिन गवर्नमेंट ने कानून बना दिया कि आप अपने हर वर्कर को 15,000 सैलरी देंगे कम अज़ कम। अब आपकी जो कॉस्ट थी 1 लाख, वो 1 लाख से बढ़ के तो वो 1,30,000 सपोज हो जाएगी। तो अब वो जो 30,000 बढ़ गई है कॉस्ट, वो आपके कंट्रोल में नहीं थी, वो गवर्नमेंट की रेगुलेशंस थी, या गवर्नमेंट ने आपकी कोई चलती हुई प्रोडक्ट थी जिसके ऊपर बैन लगा दिया। किसी भी वजह से कोई ऐसा उसमें प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो गया कि उस प्रोडक्ट को मार्केट से बैन कर दिया गया, या आप एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट की वजह से आपको फ़ायदा हो रहा था, तो गवर्नमेंट ने उस एंटी कॉम्पिटिटिव एक्टिविटीज़ पे बैन लगा दिया, पाबंदी लगा दी। अब आपकी सेल्स कम हो जाएंगी। ये इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। इसी तरह टैक्स का इफेक्ट, आपके प्रॉफिट में से जब टैक्स ज़्यादा कट जाएगा तो प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी, वो भी आपके कंट्रोल में नहीं है। समटाइम्स आपको सब्सिडी मिल जाती है, गवर्नमेंट आपको सब्सिडी दे देती है अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करें, तो एम्प्लॉय की ट्रेनिंग कॉस्ट आपकी बढ़ जाएगी, वो भी आपके कंट्रोल में नहीं है। सब्सिडी तो मिलेगी लेकिन वो तो बाद में मिलेगी ना, जब आप ट्रेन करेंगे। इनिशियली तो आपको कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। इसी तरह किसी वजह से आप पे फ़ाइन इम्पोज हो गया गवर्नमेंट की तरफ से, या आप पहले एक्सपोर्ट कर रहे थे चीज़ें, अब गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगा दिया या एक कोटा सेट कर दिया, तो आप अपनी मर्ज़ी की चीज़ें एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, क्वांटिटी कम हो गई। तो ये सारी बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट है, इनको हम एक्सटर्नल फैक्टर्स कहते हैं। अब ऑर्गेनाइजेशन उसी तरह पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन भी हैं और प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन भी हैं, उन दोनों की उसने डिटेल मेंशन कर दी है, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन को कंपेयर कर रहा है कि स्ट्रेटजिक फीचर्स, जनरल स्ट्रेटजिक गोल प्राइवेट स्कूल है और एक गवर्नमेंट का स्कूल है, उसने एग्जांपल ली है उसको कि दोनों में किस तरह एम्स और ऑब्जेक्टिव्स डिफरेंट होते हैं। जैसे स्ट्रेटजिक गोल क्या है, कोई भी प्राइवेट स्कूल कॉम्पिटिटिव रहना चाहता है। मार्केट में बहुत सारे स्कूल्स हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कोई भी एक नया प्राइवेट स्कूल भी अगर ओपन होगा तो वो कॉम्पिटिटिव रहेगा। उसी फ़ी में जितनी बाकी फ़ी चार्ज कर रहे हैं उसी फ़ी में वो कोशिश करेगा कि मैं उनसे बेहतर क्वालिटी प्रोवाइड करूं ताकि स्टूडेंट मेरे स्कूल की तरफ अट्रैक्ट हो। स्टेट का जो गोल होता है ना वो अचीवमेंट ऑफ मिशन है, यानी गवर्नमेंट का एक मिशन है कि हमने एजुकेट करना है लोगों को, तो वो इसको नहीं देखेगी कि हम कम फ़ी चार्ज कर रहे हैं या ज़्यादा फ़ी चार्ज कर रहे हैं, क्योंकि वो उसका एम ही नहीं है। उसका एम है कि उसने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एजुकेट करना है। फिर फाइनेंशियल गोल, हमें प्राइवेट स्कूल का पता है कि प्रॉफिट अर्न करना चाहता है, ग्रो करना चाहता है, नई नई ब्रांचेस बनाना चाहता है और मार्केट शेयर इंक्रीज़ करना चाहता है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट उसके पास आए। स्टेट स्कूल की कोशिश है कि कॉस्ट रिड्यूस की जाए और एफिशिएंसी क्रिएट की जाए, यानी जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं एक टीचर से मैक्सिमम क्लासेस लगवाई जाएं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा उसको हम जो सैलरी दे रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो और वो ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस वो अटेंड करे एक दिन में। वैल्यूज़ क्या हैं प्राइवेट स्कूल की, कि वो इनोवेशन, पढ़ाने की नई नई टेक्निक्स, नई नई चीज़ें, मतलब स्कूल में आईपैड लगा दिए, प्रोवाइड कर दिए बच्चों को, लैपटॉप्स प्रोवाइड कर दिए या स्मार्ट बोर्ड प्रोवाइड कर दिए, ये इनोवेशन है। क्रिएटिविटी है, यानी उनकी एक्टिविटीज़ ऐसी बना दी, लेबॉर्ट्रीज़ बना दी हैं, इंजीनियरिंग का इक्विपमेंट वहाँ रख दिया कि बच्चे सीखें इससे। गुडविल और रिकॉग्निशन, वो मतलब इसमें स्कॉलरशिप्स भी दिलवाते हैं जैसे प्राइवेट स्कूल्स वगैरह, तो ये सारी चीज़ें उनकी वैल्यूज़ में आती हैं। स्टेट स्कूल की वैल्यू क्या है कि स्टेट स्कूल अकाउंटेबल टू पब्लिक है। ये किताबी बातें, एक्चुअली तो ऐसा नहीं होता कि पब्लिक ये उससे सवाल कर सकती है किसी भी स्टेट स्कूल से कि वो अपनी परफॉर्मेंस अच्छी क्यों नहीं दे रहा।
इंटेग्रिटी है, वहाँ रिश्वत नहीं होनी चाहिए, फेयरनेस होनी चाहिए, स्टूडेंट को इस बेस पे रिजेक्ट ना किया जाए स्कूल से या यूनिवर्सिटी से या कॉलेज से कि वो वहाँ पे बैठे हुए प्रिंसिपल को रिश्वत नहीं दे पा रहा, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। प्राइवेट स्कूल की डिज़ायर्ड आउटकम अल्टीमेटली कस्टमर सेटिस्फैक्शन है। स्टूडेंट सेटिस्फाई होगा तो वो उसके पास आएगा, वरना वो किसी और स्कूल में चला जाएगा। स्टेट स्कूल का भी डिज़ायर्ड आउटकम यही है, अगरचे उसे स्टूडेंट के उनके स्टेट स्कूल में आने या ना आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन गवर्नमेंट का एक अपना ऑब्जेक्टिव है कि वो लोगों को एजुकेट करना चाहती है कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में, तो वो डेफिनेटली कस्टमर को सेटिस्फाई यानी स्टूडेंट को सेटिस्फाई तो करना चाहेगी। प्राइवेट स्कूल का मेन स्टेक होल्डर है फ़ी पेयर, जो पेरेंट्स हैं बच्चों के, उनका मेन कंसर्न है प्राइवेट स्कूल के साथ कि वो अच्छा परफॉर्म करे, बच्चों के रिजल्ट्स अच्छे हैं, ये सारी चीज़ें। जबकि गवर्नमेंट स्कूल के जो स्टेक होल्डर्स हैं वो टैक्स पेयर्स, इंस्पेक्टर्स, लेजिस्लेटर्स, ये सारे जो गवर्नमेंट के हैं। टैक्स पेयर इस वजह से कि जो गवर्नमेंट अपने स्कूल में टीचर्स को सैलरीज पे कर रही है वो टैक्स पेयर की अमाउंट से पे कर रही है, इसलिए वो स्टेक होल्डर्स हैं। वो चाहते हैं कि स्कूल फिर अच्छा परफॉर्म करे और अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए बच्चों को। बजट कौन बनाता है प्राइवेट स्केल का स्कूल का? कस्टमर डिमांड के अकॉर्डिंगली बजट को ज़्यादा भी किया जा सकता है, कम भी। जबकि गवर्नमेंट स्कूल का जो भी गवर्नमेंट होगी, लीडरशिप होगी या लेजिस्लेटर या प्लानर्स, प्लानिंग डिवीज़न बनाए होते हैं गवर्नमेंट ने, एजुकेशन प्लानिंग डिवीज़न पाकिस्तान में भी जैसे है, तो वो बनाते हैं कि हमने स्कूल्स का एजुकेशन का बजट कितना रखना है। की सक्सेस फैक्टर, ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, F1 में भी ये टॉपिक है पूरा। की सक्सेस फैक्टर का मतलब है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अचीव होंगी तो आप सक्सेसफुल कंसिडर होंगे, अगर वो अचीव नहीं होंगी तो आप अनसक्सेसफुल कंसिडर होंगे। तो वो इस चैप्टर में भी आगे डिटेल में आएगा वो। तो प्राइवेट स्कूल का की सक्सेस फैक्टर है कि अगर स्कूल ग्रो कर रहा है, फर्दर स्टूडेंट्स उसको मिल रहे हैं, नई ब्रांचेज ओपन हो रही हैं और वो सक्सेसफुली रन हो रही हैं, तो इसका मतलब है वो सक्सेसफुल है। अर्निंग उसकी बढ़ रही है स्कूल की तो सक्सेसफुल है। मार्केट शेयर इंक्रीज हो रहा है, यूनिकनेस है उसमें, एडवांस टेक्नोलॉजी को वो यूज़ कर रहा है तो वो सक्सेसफुल है। जबकि गवर्नमेंट स्कूल की अगर मैनेजमेंट अच्छी हो, अच्छे प्रिंसिपल हों, अच्छा स्टाफ हो, बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं, स्टैंडर्डाइजेशन है, यानी गवर्नमेंट के जितने स्कूल्स हैं सब में एक ही जैसी पढ़ाई हो, एक ही जैसे क्वालिटी के टीचर्स हों, और इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल, यानी जितने ज़्यादा स्टूडेंट आएँ किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में या कॉलेज में तो गवर्नमेंट का जो पर स्टूडेंट एक्सपेंस है ना वो कम हो जाना चाहिए। और स्टैंडर्डाइज्ड टेक्नोलॉजी के, इसमें भी टेक्नोलॉजी का यूज़ होना चाहिए। वहाँ पे एडवांस्ड है, यहाँ पे स्टैंडर्डाइज्ड है कि एक मिनिमम एक्सेप्टेबल लेवल की टेक्नोलॉजी बहरहाल आपने यूज़ करनी है वहाँ पे भी। तो ये तो बेसिक उनका जो स्ट्रक्चर है, परफॉर्मेंस मेजरमेंट की जो बेसिक चीज़ें हैं वो हमने इस लेक्चर में डिस्कस की हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पे डिस्कस करेंगे क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के और उसके KPIs यानी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। वो क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स क्या होते हैं और KPIs क्या होते हैं, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।